हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। ये आपका पार्ट 17 होगा। इसके पहले हमने पार्ट 16 डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, जिसमें हमने आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चंस को देखो बेटा, मैं क्या करूँगा, वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज कैलकुलेशन का पार्ट आप कर सकते हो, और अगर आपको सॉल्यूशंस की ज़रूरत होगी तो आप कहीं भी पीडीएफ में हर जगह अवेलेबल होता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है समझने में। ठीक है, तो मेरा काम क्या है? आपको समझाना। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चंस को कि कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, या कहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी एक्सरसाइज के चैप्टर फर्स्ट के। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बट क्या है कि अभी आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हो सकता है एक वीडियो और बन जाए, लेकिन अगर आप जल्दी समझ जाएंगे तो ये वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कोशिश बस आपको इतना है कि बेटा आप समझ सकते हैं कि नहीं, बस आपको समझाना है। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। हालांकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होते हैं, तो बस आपको ध्यान देना है। वन बाय वन हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये मेरे पास एनसीईआरटी बुक की फोटोकॉपी है, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेज दैट, आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी की बुक आप निकाल के रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स हैविंग द गिवन चार्ज? ठीक है, 2 × 10⁻⁷ एंड 3 × 10⁻⁷। देखो, कुल मिला के मेरी बात समझो। आपको पता है कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपके पास अगर दो चार्ज है Q1 एंड Q2 विच आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, याद रखना ये डिस्टेंस इसके सेंटर से होता है। हमेशा चार्ज बॉडी के सेंटर से लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम भले ही ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये सेंटर से डिस्टेंस होता है। चलो आगे समझो। आपको चार्जेस गिवन है, Q1 गिवन है कितना, 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 गिवन है कितना, 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। और एक और बात इसमें दे रखी है, ये सारी चीज़ें किस में रखी गई है? एयर में। ऐसा क्यों लिखा जाता है एयर में? क्यों? देखो, आपको मीडियम डिफाइन करना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। जब आप कूलम्ब्स लॉ की बात करते हो तो कूलम्ब्स लॉ आपके पास 1/4π, जो आप ये ε0 लगाते हो ना, ये मीडियम की वजह से आ जाता है। ठीक है, यहीं पे मीडियम का इफेक्ट आता है। हमने पढ़ा था ना इफेक्ट ऑफ मीडियम, जिसमें हमने परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी निकाला था, वहीं पे। तो ये एयर में होता है कितना? एयर में इसकी वैल्यू 1 होती है। हालांकि सॉरी, इसकी नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जिसमें हम ε0 लेते हैं। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/4π ε0 की वैल्यू। ये आपको बार बार न्यूमेरिकल में यूज होगा। इसको आप 9 × 10⁻9 ले सकते हो। ठीक है, इसको स्मॉल के हम बोलते हैं। ये कैपिटल के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपिटल के अलग है, स्मॉल के अलग है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। ठीक, आगे समझेंगे। यहाँ पे Q1 Q2/r², ये हमारा टोटल फार्मूला है। अब इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें गिवन है? देखो, यहाँ से Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, और R भी गिवन है। बस समझना ये है कि ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर से आपको मीटर में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे? तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो आप 30/100 कर दोगे, ये कितना आएगा? 0.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको रेडियस, मतलब रेडियस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज दे रखा है, दोनों चार्ज की वैल्यू दे रखा है। 1/4π ε0 की वैल्यू आपको पता ही होती है, सिर्फ आपको रखना है, कैलकुलेट करना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसकी चार्ज गिवन है। एक स्मॉल स्फीयर है जिसका चार्ज गिवन है, कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम। समझना, माइक्रोकूलम चार्ज है उसका। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर 0.8 माइक्रोकूलम। याद रखना, वहाँ पे माइनस दे रखा है, यानी ये दोनों के दोनों प्लस वाले थे, तो ये फोर्स कैसा आएगा? ये फोर्स रिपल्सन का आएगा। ठीक है, रिपल्सन वाला। यहाँ पे हमें बात करना है कि एक चार्ज आपका 0.4 है, ठीक है, माइक्रोकूलम। एक चार्ज आपका 0.8 है माइक्रोकूलम, लेकिन फ़र्क ये है कि ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव है। अब दो चार्ज बॉडी आपको दे रखे हैं, तो पक्का यहाँ पे क्या आएगा बेटा? इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू चार्ज। अब आपसे पूछा क्या गया, ये सुन लो। यहाँ कहा गया है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस स्मॉल चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज इज
0.2 न्यूटन, यानी कि आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी दे रखा है 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन का फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, ठीक है। आगे, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा, यानी आपसे आर पूछा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इनसे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन देम पूछा गया है। तो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला वही है जो आप अभी यूज कर रहे थे, कूलॉम्स लॉ, यानी कि Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो लिख ही लेना हमेशा, याद रखना सारी चीज़ें, जब कुछ नहीं गिवन है तो एयर में मान के चलना, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना गिवन है, 0.2 न्यूटन गिवन है। तो आपको यहाँ से आर निकालना है। देखो Q1 की वैल्यू ये होगी, ये सारा का सारा क्या है, ये Q1 है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये Q2 है, ठीक है। याद रखना Q1 Q2 आपको गिवन है। याद रखना ये भी आपको कि माइक्रो कूलम में दे रखा है, तो माइक्रो कूलम से आप कूलम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप Q1 को कैसे लिख सकते हो, 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। सिमिलरली Q2 को क्या लिख सकते हो, 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। मैंने -6 इसलिए लिखा क्योंकि ये माइक्रो में गिवन है, ठीक है। अब आगे समझो, यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप दोनों चार्ज को रखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस में रख देते हैं। ऐसा नहीं, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन दिखा रहा है, ये उसके लिए बताया गया है कि एक प्लस में एक माइनस में है, यानी अट्रैक्शन हो रहा है, यानी उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है, 0.2 न्यूटन का दे रखा है, ठीक। बस समझ में आई? अच्छा, अब समझो, ये कहा गया है कि 0.2 न्यूटन का फोर्स इस पे आ रहा है इसके वजह से, मतलब ये इस पे अप्लाई कर रहा है, समझना। तो कूलम्स ने एक बात बताई थी यहाँ पे, समझो कि अगर Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करता है तो Q2 भी तो Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा ना, मतलब ये म्यूचुअल इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में, यानी अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे इंटरेक्ट होगा तो दूसरा भी पहले से इंटरेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर इस बॉडी पे इसके वजह से फोर्स लग रहा है कितना, 0.2 न्यूटन, तो डेफिनेटली दूसरे बॉडी पे इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, बता दो जल्दी से। इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये भी कितना लगेगा, 0.2 न्यूटन ही लगेगा, ठीक। तो क्वेश्चन आपका क्या था, आर फाइंड करना था। देखो Q1 आप रख लोगे यहाँ से, जब हमने बोला था ना यहाँ से Q1 = 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम, तो Q1 आपने रख दिया, Q2 आपने रख दिया, फोर्स आपको पता ही है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना होता है, 9×10⁹, ये रख लोगे आप, आर स्क्वायर, भाई आर निकालना है, बहुत ही सिंपल है, आ जाएगा। चलो, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो वही बात होगी जो भी मैं समझा रहा था, यानी कि इसके ऊपर इसके वजह से फोर्स आ रहा था 0.2 न्यूटन, तो अब इसके ऊपर इसके वजह से कितना आएगा, तो सेम आएगा, बिकॉज दे आर म्यूचुअली इंटरेक्टेड विद ईच अदर्स, ठीक है। तो दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। और दोनों के दोनों अट्रैक्टिव फोर्स कह सकते हो, एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। और आर आप यहाँ से निकाल लोगे वैल्यू पुट करके, ठीक है। क्वेश्चंस को सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखो ये सारे के सारे इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़े आगे अच्छे क्वेश्चंस को लेके समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इन क्वेश्चन नंबर 3, चेक दैट द रेशियो KE², एक रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक रेशियो दे रखा है KE² डिवाइड ओवर GME/MP दे रखा है, इस डायमेंशनलेस। ये क्या बताना है आपको, ये डायमेंशनलेस है। अच्छा, ये डायमेंशनलेस कब हो सकता है, जब इसकी कोई यूनिट ही ना हो। और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, व्हाट डज दिस सिग्निफाई। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। देखो, आपको डायमेंशनलेस बताने का मतलब ये हुआ कि इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। अगर यूनिट नहीं आएगी तो पहले ये समझना होगा कि सारे के सारे यूनिट कट जाएंगे। इसका मतलब अगर यूनिट सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यूनिट आपको पता तो होना चाहिए ना, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं डायमेंशनलेस या यूनिटलेस। भाई यूनिट ही नहीं है ना। क्या देखो, ये K की यूनिट क्या लिखते हो आप, देखो आपके पास फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 ओवर R², पढ़ा है ना आपने। इस K की यूनिट क्या होगी, तो यहाँ से न्यूटन, यहाँ से मीटर स्क्वायर, ये कूलम नीचे चला जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो यूनिट आ जाएगी यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो चुकी है K की। उसके बाद E का मतलब क्या है, चार्ज। E यहाँ पे दे रखा है, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो E का भी क्या होता है, कूलम स्क्वायर ही होता है, डिवाइड ओवर
जी की यूनिट क्या लिखते हो? जी मतलब आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। तो जी की यूनिट लिखोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ से आप लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस किलोग्राम स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इनटू, यहाँ देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन दोनों ही तो केजी में मेजर करेंगे ना, मास है तो मास है तो ये अभी आपका क्या हो गया केजी स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखो केजी स्क्वायर कट जाएगा, कूलम स्क्वायर कट गया, और ये पूरा न्यूटन मीटर स्क्वायर ये कट गया इससे, यानी क्या हो गया न्यूटन, यूनिट तो बचा ही नहीं, ये जीरो नहीं, ये यूनिट लेस हो गया, यानी डायमेंशन लेस हो गया। जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन जीरो है, जब डायमेंशन जीरो है तो आप इसको लिख सकते हो m का जीरो, l का जीरो, t का जीरो, डायमेंशन लिखते हो ना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फोर्थ पे आओ। फोर्थ में क्या गया है, यहाँ पे दो पार्ट में दे रखा है ए एंड बी। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। समझो, तो ये क्वांटाइजेशन से रिलेटेड है। क्वांटाइजेशन एक चार्ज बॉडी की बात कर रहा है, ठीक है, किसी भी चार्ज बॉडी की बात कर रहा है और कहा गया है कि वो क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब बताओ भाई, क्वांटाइज्ड है मतलब क्वांटाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी ए और ये है बॉडी बी। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि चार्ज कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। व्हेन चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इट विल बी इन इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, ऑफ गिवन एनी नंबर। यू कैन से Q इक्वल्स टू n टाइम्स E। हमने बताया था कि जब बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो वो फ्रैक्शन में नहीं होता, वो n के साथ मल्टीपल में होता है, विच इज़ इंटीग्रल मल्टीपल। हमने क्या पढ़ा था, ये इंटीग्रल मल्टीपल। तो इसका मतलब यहाँ से जब आपका चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा था तो या तो ये E होगा या 2E होगा या 3E होगा, लाइक दिस। ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन। इसका मतलब पूछा गया, सिग्निफाई करना मतलब एक्सप्लेन करना, यही चीज़, ठीक है। दूसरा कहा गया है आपसे द सेकेंड वन, वाई वन कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल फिनोमिना। ओके, समझो, जब आप मैक्रोस्कोपिक की बात करते हो, समझना बेटा, जब आप मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हो मतलब कि आप एक लार्ज स्केल की बात कर रहे हो, ठीक है, लार्ज स्केल फिनोमिना की बात कर रहे हो। और लार्ज स्केल फिनोमिना किस चीज़ से रिलेटेड बोला गया है, यहाँ पे चार्ज के ट्रांसफ़र से रिलेटेड बोला गया है, यानी क्वांटाइजेशन की बात की गई है। कहा गया है कि जब आप लार्ज स्केल की बात करोगे तो क्या उस समय आप क्वांटाइजेशन, यानी ये जो इसकी बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन की, इसको क्या आप इग्नोर कर सकते हो? वन कैन इग्नोर इट, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। रीजन, जब आप लार्ज स्केल में क्या बात करते हो तो यहाँ पे जो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, चार्ज ट्रांसफ़र ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होता है। क्या होता है ये बेटा, ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होता है। और जब बहुत ही ह्यूज अमाउंट में चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो उस केस में आप ये नहीं देखते कि एक इलेक्ट्रॉन गया कि नहीं गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया कि नहीं गया, मतलब इस फॉर्म में आप नहीं बात करते। उस समय आप क्या बात करते हो, उस समय सीधा आप बात करते हो कि ह्यूज अमाउंट में चार्ज गया, मतलब मान लो आपने कहा कि सर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जा रहा है, लेकिन इस बार आपने कहा कि सर मान लो ए से बी चार्ज जा रहा है, हमने कह दिया 2 कूलम गया, 2 कूलम चार्ज। अब ये कूलम चार्ज में बहुत ज़्यादा हो गया, एक कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये 2 कूलम चार्ज लार्ज स्केल बॉडी हो गया, 1 कूलम हो गया, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो ये कह सकते हो जब ह्यूज अमाउंट में आप बात करते हो मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज स्केल में, तो आप इग्नोर कर सकते हो माइक्रोस्कोपिक के फिनोमिना को। वैसे भी ये माइक्रोस्कोपिक है क्योंकि क्वांटाइजेशन है, क्वांटम से रिलेटेड है, क्वांटम मतलब स्मॉल स्केल फिनोमिना, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई होप। अगर आ रहा हो तो बेटा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए मैं बना रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए है, ठीक है। चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहा गया है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रफ्ड विद अ सिल्क रॉड। देखो क्वेश्चन 5 में आपसे कहा गया है इन क्वेश्चन नंबर 5 कि आपके पास एक ग्लास रॉड है और इसको आप रफ कर रहे हो किसके साथ, एक सिल्क रॉड के साथ। ग्लास रॉड रफ्ड विद अ सिल्क रॉड, ठीक। चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, दोनों पे चार्ज आते हैं ना, इन दोनों पे चार्जेस आ जाते हैं, चार्जेस अपीयर्स, इतनी बात तो आपने पढ़ लिया है पहले भी, ठीक है, अपीयर होते हैं। अ सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विथ मेनी अदर पेयर्स, बहुत सारे ऐसे अदर पेयर्स भी होते हैं, जैसे हमने बताया था पॉलीथीन वुल, ग्लास वुल,
उसके बाद हमने बताया था बहुत सारे और भी 3-4 बताए थे ना हमने, एबोनाइट रॉड और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, सिल्क क्लॉथ, वुलन, ये सारी चीज़ें। तो जब अदर पेयर्स की बात करते हैं या फिर इस पेयर्स की बात करें, किसी भी पेयर्स की बात करें, जब आप देखते हो दो चार्ज बॉडी को, जब आप रब करते हो, जब आप रब कर रहे हो तभी वो चार्ज आता है। रब करने से ही क्या हो रहा है, रब करोगे तभी चार्ज आएगा, ठीक है, चार्ज आ चुका है। आगे समझो, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्व द कंसिस्टेंसी विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब आपको ये बताना है कि ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे फॉलो कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि भाई किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम या किसी भी चार्ज बॉडी सिस्टम के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, फॉर एनी सिस्टम, क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो हमेशा टोटल चार्ज उस बॉडी का हमेशा क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट या जीरो भी कहते हैं, कहीं कहीं पे टोटल चार्ज जीरो होता है, कहीं कहीं रिमेन कांस्टेंट होता है, डिपेंड करता है किस तरीके की चार्ज बॉडी होती है। आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब। चलो बात को समझो। तो यहाँ पे जब आपने एक सिस्टम ऑफ चार्ज की बात की, ठीक है, तो समझना बहुत ही बेसिक से हमने इस चीज़ को आपको बताया था जब हमने चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पढ़ा था, याद करो, हमारे आई थिंक सेकेंड वीडियो में ही था शायद, सेकेंड या सेकेंड मेथड में था, हाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, सेकेंड में था। चलो, तो जब बॉडी ए और बी आपने रब किया, ठीक है, तो एक पे प्लस आ गया, एक पे माइनस आ गया, ये भी ठीक है। अब समझना, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, तो होता क्या है, इस पे अगर 2 प्लस आए हैं तो इस पे 2 माइनस आएंगे, ये समझ में आता है। यानी जब आप दो बॉडी को रब कर रहे होते हो तो बेटा ये जो चार्जेस अपीयर होते हैं ये कैसे होते हैं, ये इक्वल अमाउंट में होते हैं, ये इक्वल अमाउंट में होते हैं, एक प्लस एक माइनस। देयरफॉर टोटल चार्ज जब आप उसका निकालते हो, टोटल चार्ज निकालते हो सिस्टम का, तो अभी भी मान लो एक पे +2, एक पे -2, क्या है, जीरो है, नहीं है, बताओ, सिस्टम अभी भी क्या है, आइसोलेटेड है। उसी तरीके से मतलब सिस्टम अभी भी क्या है, चार्ज के हिसाब से कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग की बात हो रही थी, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है 4 चार्जेस, ठीक है भाई। 6 क्वेश्चन में आओ, आपके 4 चार्जेस हैं, QA, QB, QC एंड QD, ठीक है भाई, 4 चार्जेस हैं, तो वो हम लिख ले रहे हैं पहले, QA, QB, QC एंड QD, ठीक है। 4 चार्जेस आर गिवन, वो भी 2 माइक्रोकूलम का है, ये -5 माइक्रोकूलम है, ये 2 माइक्रोकूलम है और ये -5 माइक्रोकूलम है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर की कॉर्नर पे हैं, तो पहले स्क्वायर बना लो आप, ठीक है, स्क्वायर लग रहा है ये, ठीक है, स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे गए हैं। तो हमने ये मान लिया पॉइंट A, B, C, D, ठीक है। तो ये 4 चार्जेस है, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे B के -5, यहाँ पे फिर से 2 और यहाँ पे -5, ठीक है, समझ में आई बात, समझो ज़रा, ठीक है। ये 4 चार्जेस हमारे रखे हुए हैं। अब आगे समझो, क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे, प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर, तो साइड सबके कितने हैं, 10 सेंटीमीटर है, याद रखना, सब सेंटीमीटर में है, सबके सब सेंटीमीटर में है। चलो मीटर में चेंज कर लेंगे, उसमें क्या है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर के सेंटर पे एक 1 माइक्रोकूलम का, मान लिया सेंटर O है, ठीक है, इस पे कोई 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है, इस पे नेट फोर्स बताना है, ठीक है। ज़रा समझो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बेटा। देखो, आपसे कहा गया है कि एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, वो आपने सेंटर पे रख दिया, तो अब वहाँ पे व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द चार्ज, चलो भाई बताते हैं। देखो, तो पहले चीज़ तो ये समझो, हमने आपको एक स्टार्टिंग बताया था किसी भी सिमेट्रिक फिगर के लिए, फॉर एनी सिमेट्रिक फिगर, फॉर, पहले याद रखना, फॉर एनी सिमेट्रिक सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज, मैंने इसलिए सिस्टम ऑफ चार्ज लिखा क्योंकि आपका फिगर का मतलब कुछ नहीं, सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये स्क्वायर
नहीं है, ये सिस्टम ऑफ एक चार्ज है जिसमें एक सिमेट्रिक फिगर है, क्या है, स्क्वायर है। इसके बारे में बात करेंगे। तो कोई भी सिस्टम है, ठीक है, सिमेट्रिक सिस्टम ऑफ चार्ज है या सिमेट्रिक सिस्टम ऑफ फिगर है, जो भी है, मान लो ट्रायंगल, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल है या स्क्वायर है, जनरली इन्हीं दोनों में से बात होती है। तो उसके लिए सेंटर पे हमेशा फोर्स भी जीरो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगा, ठीक है, ये हमने बात कही थी, ठीक है। तो हमेशा एट सेंटर पे फोर्स जीरो आएगा। लेकिन कब सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए। देखो यहाँ पे चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। देखो जब आप 1 पे बात करोगे फोर्स की, 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स की बात कर रहे हो बेटा, ठीक है, तो आपने यहाँ लिख दिया Q एट O सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स की आप बात कर रहे हो, देखो बेटा ज़रा समझो, ये 4 के 4 चार्ज यहाँ पे इसके आसपास दिख रहे हैं। अब मान लो मैं एक चार्ज हूँ, मेरे चारों तरफ चार्ज भरे पड़े हैं, तो वो सारे चार्जेस की वजह से मेरे पे क्या आएगा, फोर्स आएगा। तभी तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था। तो डेफिनेटली इस पे फोर्स आएगा, इसके वजह से भी आएगा, ये भी इस पे फोर्स करेगा, ये भी फोर्स, सब के सब फोर्स अप्लाई करेंगे। और इसी पे फोर्स हमें निकालना भी है, तो सारे फोर्सेस का सम निकाल लेंगे, वेक्टर सम, और उसके बाद नेट फोर्स हमें मिल जाएगा। लेकिन उसके निकालने से पहले आपको ये समझना होगा कि भाई फोर्सेस अट्रैक्शन के हैं कि रिपल्सन के हैं। देखो ये प्लस में है, भाई प्लस है ना, प्लस और ये भी प्लस, तो आउटवर्ड, ठीक है। देखो ये माइनस, ये प्लस, तो ये कैसा होगा फोर्स, तो ये अट्रैक्शन की तरफ, ये माइनस और ये प्लस, तो ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन की तरफ। और देखो ये प्लस और ये प्लस, तो इसकी वजह से फोर्स किधर आएगा, बाहर की तरफ। देखो चारों के चारों फोर्स हमने बता दिए। देखो ये आया किसकी वजह से, सी की वजह से आया, तो हमने लिख दिया एफ सी। ये आया ए की वजह से, क्योंकि आउटवर्ड, तो हमने लिख दिया एफ ए। ये आया किसकी वजह से, तो एफ डी की वजह से आया। और ये आया किसकी वजह से, तो ये नहीं सॉरी, ये तो अट्रैक्शन फोर्स है ना, ये तो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो डी की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये एफ डी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। तो मुझे 4 यहाँ पे फोर्स मिल चुके हैं और इसी चारों का हम वेक्टर सम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। वैसे तो मुझे दिख रहा है कि सबके सब में मैग्नीट्यूड सेम है, सबकी डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, सेंटर पे 0 होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक बन रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जल्दी से देख लो। जब आप बात करोगे सेंटर वाले की, ठीक है, तो एक 1 बाई 1 देखो, इसकी डिस्टेंस जितनी भी होगी डायगोनल का हाफ होगा, वो सबके लिए सेम फॉलो होगा। तो मैं एक सिंपल वर्ड डी मतलब डायगोनल d/2 कर दे रहा हूँ, डायगोनल का हाफ, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये कितना है, d/2 हमने रख दिया, ठीक है, समझने के लिए। अब देखो चार्जेस की बात करते हैं, तो 2 और 1, यहाँ -5 और 1, 2 और 1, -5 और 1, यानी सिमेट्रिक तो बन ही रहा है, बस आपको लिख देना है। तो आपने लिख दिया यहाँ से एफ ए कितना आया, मैं के लिख रहा हूँ, ठीक है, एफ ए की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लिखोगे के, क्यू की जगह कितना है, तो 2 × 1, भाई दोनों प्लस क्या है, डिवाइड बाई d/2 का होल स्क्वायर। एफ बी की बात करोगे तो के इंटू दूसरा बी कहाँ पे है, तो बी हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, तो अट्रैक्शन फोर्स है, तो यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम लेंगे पहले, तो 5 × 1 डिवाइड बाई d/2 स्क्वायर। फिर तीसरा निकालोगे तो के 2 × 1 आएगा फिर से, और d/2 स्क्वायर। और एफ डी निकालोगे तो के 5 × 1 आएगा, d/2 स्क्वायर। जरा इन चारों फोर्सेस को देखो, सब तो इक्वली दिख रहे हैं ना, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, क्या लिखोगे, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेटा नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स एट द सेंटर विल बी 0, देयरफॉर आप लिखोगे यहाँ पे नेट फोर्स विल बी 0, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो चुका है, देख लेना एक बार ध्यान से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या दे रखा है, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी बताई थी, आपको याद करो, तो उस केस में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की 8-10 प्रॉपर्टी हमने बताई थी क्या क्या होती हैं। उसमें से एक निकल कर ये आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं। ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा क्यों नहीं होता कि फील्ड लाइन्स में सडन ब्रेक हो जाए, वाई, समझो। तो हमारा जो फील्ड लाइन्स है, फील्ड लाइन्स, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस,
इसका रीज़न आप देना चाहो तो बहुत ही एक सिंपल लाइन में दे सकते हो, क्योंकि जब आप किसी भी चार्ज के वजह से, एक मिनट बेटा वीडियो चल रहा है ना, हाँ ठीक है, देखना पड़ता है क्योंकि आप अकेले जब शूट करते हो तो आपको पता नहीं चलता वीडियो कब बंद हो जाए या कोई बात हो जाए, ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर दैट। एनीवे, तो फील्ड लाइन्स हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज, या कह सकते हो ड्यू टू अ चार्ज, क्योंकि बिना चार्ज के तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं, एक तो सोर्स चाहिए ना हमें, ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, भाई सोर्स चार्ज रख लो और क्या रख सकते हो, एक सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही कॉन्टिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, मतलब रीजन है, रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज गेटिंग एक्सपीरियंस अ फोर्स, मतलब कि उस रीजन में ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई पर्सन है उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा ही नहीं इफेक्ट, फिर थोड़ी देर आगे गया फिर इफेक्ट पड़ गया, फिर थोड़ा आगे गया फिर नहीं पड़ रहा, फिर कहीं बीच बीच में ऐसा एक रैंडमनेस नहीं है, समझना, तो वहाँ पे ब्रेक हो नहीं सकता, वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा, या तो होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। और हमने पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, यहाँ भी हमने ये पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस, कहीं भी वहाँ पे ब्रेक नहीं है। अगर ब्रेक होता तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि क्या पता हम किसी पॉइंट की डिस्टेंस हम आर ले लें, उसी पॉइंट पर जहाँ पर ब्रेक है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, फिर कैसे एग्जिस्ट करेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन, कॉन्टिन्यूअस रीजन, ठीक है, उस रीजन में हमें अगर रिप्रेजेंट करना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चाहिए, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये रीजन है इसका, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने समझा दिया है, देख लेना। चलो बी में आ जाओ, तो इसमें दो पार्ट है, ए एंड बी। बी पार्ट में लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो सिंपल सा बताया था हमने कि जब भी दो फील्ड लाइन्स की आप बात करते हो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ऐसा क्यों? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इट गिव्स अस द डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आप किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक ही डायरेक्शन बताएगा, आई बात समझ में? अब अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर दोगे तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, जब दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आपके दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगे एक पॉइंट पे, और जो कि पॉसिबल है ही नहीं। मतलब ये समझो कुल मिला के ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, इस पॉइंट की डायरेक्शन बता रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इधर, समझना। तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है, मान लो E1 एंड E2, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो एक ही पॉइंट पे 10 डायरेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है ना। अगर ऐसा फिनोमेना हो जाए तो यहाँ पे फिर एग्जिस्टेंस नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, रीजन का। आई बात समझ में? चलो, तो ये रीजन भी क्लियर हो गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ बेटे जल्दी से, आज देख पाते हैं कितना क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है। देयर आर 2 पॉइंट चार्ज, क्यू ए दे रखा है 3 माइक्रोकूलम, एंड दूसरा पॉइंट चार्ज है QB का, और ये है -3 माइक्रोकूलम। दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ठीक है। इतनी बात तो दिख गई यहाँ से। लोकेटेड 20 सेंटीमीटर, देखो फिर से डिस्टेंस आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लोगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 0.2 मीटर, ठीक है। अपार्ट इन वैक्यूम, देखो वैक्यूम आपसे ऐड कर दिया इसमें, आप वैक्यूम बोलो या एयर बोलो, दोनों में सेम बात होती है, ठीक है। आगे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ मिड पॉइंट O ऑफ लाइनिंग जॉइन द लाइनिंग A एंड B बिटवीन द 2 चार्ज। मिड पॉइंट पे पूछा है, मिड पॉइंट O पूछा गया है। तो बेटा देखो, ये हमारा लाइन हो गया A एंड ये B, ये मिड पॉइंट है O, ठीक है। तो जब मिड पॉइंट है तो A से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो। 20 है तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा भाई, ठीक है। आप मीटर में निकालोगे तो 0.1, ये भी 0.1, ठीक है, मीटर में। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, ठीक है। अब समझो, A पे चार्ज कितना है तो Q है, वो भी कितना है, प्लस का है। इस पे चार्ज कितना है QB, तो ये माइनस का है, देखो माइनस का है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। अब आओ सारा समझो,
इस प्लस की वजह से किसी भी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। प्लस की वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, प्लस की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड। हमेशा ध्यान रखना ये उसी लाइन में होती है जिस लाइन से ये दोनों ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, उस लाइन के अलाउंग। तो ये आउटवर्ड हो गया, किसका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, ई का है, तो ये हमने लिख दिया ई ए। आई बात समझ में, ई ए, ठीक। माइनस की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन्वर्ट। माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे इन्वर्ट, यानी इसकी वजह से क्या होगा, इन्वर्ट। तो एक की वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से इन्वर्ट, यानी दोनों की सेम डायरेक्शन, ये हमारी होगी ई बी। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे बेटा ई, तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, तो ई ए प्लस ई बी कर देना, बस काम खत्म हो गया। ई ए और ई बी की वैल्यू निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल के बस ऐड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू। के आपको आना ही आना है, आपको पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। क्यू मतलब ये क्यू है, ठीक है, आर स्क्वायर यानी ये वाला आर, ये वाला आर है, ठीक है। अब ये आर, ये उनके बीच का डिस्टेंस नहीं लेंगे हम, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ से 0.1 स्क्वायर प्लस यहाँ से लिखोगे के क्यू बी अपॉन 0.1 स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ भी तो सेम है, मिड पॉइंट है ना, दिस इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। आज बात समझ में। अब देखो क्यू ए के तो पता है बहुत ही अच्छे से, आपको पता है के की वैल्यू, भाई के आपको तो पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या पढ़ते आ रहे हो, नहीं पढ़े, हद हो गई है। के की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ है ना, वही है ये के, वही वाला के है, ये स्मॉल के है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा क्यू एंड क्यू बी देखो जरा, मैग्नीट्यूड सेम है ना भाई, 3 - 3, ठीक, 3 - 3 मैग्नीट्यूड तो सेम, तो इनको हम बाहर ले सकते हैं दोनों को। और ये भी तो सेम है, डिस्टेंस भी तो सेम है, सीधा 2 टाइम्स ना कर दे, तो भैया सीधा 2 टाइम्स कर दो, ठीक है। के कर दिया आपने, क्यू ए की जगह आपने कर दिया, कितना है चार्ज, 3 × माइक्रो कूलम, तो 10⁻⁻⁶ रखना पड़ेगा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर 0.1 स्क्वायर। इस के की वैल्यू अभी रखी नहीं, देखो भूल गया, के की वैल्यू रख देना, सॉल्व कर देना, यू विल गेट द वैल्यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे क्वेश्चन समझो। इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है, इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है, इफ़ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे दे रखा है इफ़ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, नेगेटिव टेस्ट चार्ज है कोई जिसकी मैग्नीट्यूड दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर दूँ जरा, फिर बताता हूँ। समझो जरा, क्वेश्चन को समझो बेटा, आओ। ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट वाला। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि अगर आपका कोई नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5, उसका मैग्नीट्यूड है 1.5 10⁻⁻⁹ कूलम, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, तो इसको प्लेस कर दो सेंटर पे, पॉइंट मतलब वही सेंटर पे, अब रख दो। तो अब अगर सेंटर पे रख दिया आपने, देन व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन दिस टेस्ट चार्ज, तो इस पे फोर्स कितना आएगा। भाई सिंपल सी बात है भाई, ये तो क्यू एट ओ हो गया सेंटर वाला। अब समझो, जब एक चार्ज यहाँ पे है तो ठीक, ये वाला भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, और जो ये वाला है ये भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये दोनों ही फोर्स अप्लाई करेंगे, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होंगी, समझना। ये नेगेटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से समझा दे रहा हूँ अलग से। देखो ये कुछ लाइनें थी, ये क्यू ए हो गया, क्यू बी हो गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज हम रख रहे हैं क्यू ओ, क्या ये कौन सा चार्ज रख रहे हैं हमने, यहाँ लिखा है नेगेटिव टेस्ट चार्ज, लिखा है इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो द नेगेटिव टेस्ट चार्ज, द नेगेटिव टेस्ट चार्ज, हाँ नेगेटिव यानी कि ये माइनस, ठीक। अब समझो, देखो प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस, अट्रैक्शन होगा, तो इसके वजह से इस पे जो फोर्स आएगा वो किस तरफ आएगा भाई, अंदर की तरफ। भाई ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है, अंदर की तरफ आ गया। और ये देखो माइनस और ये माइनस, रिपल्सन, तो इसके वजह से क्या होगा, फोर्स बाहर की तरफ। तो आपने लिखा क्यू बी की तरफ फोर्स बाहर और क्यू ए की वजह से फोर्स अंदर, दोनों के दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, एफ ए प्लस एफ बी कर लो। देयरफॉर नेट फोर्स आपको निकालना था, नेट फोर्स, तो क्या निकालोगे, एफ ए प्लस एफ बी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ध्यान देखना, नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, और जब यहाँ पे पॉइंट था, चार्ज नहीं था, तो नेट फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही थी, देखो ये भी दोनों सेम डायरेक्शन यानी इस तरफ जा रही थी। आई बस समझ में, ठीक है, ये डायरेक्शन भी आपको इंपॉर्टेंट है समझना। फॉर्मूला आपको पता ही है, के Q1 Q2 क्यू ए क्यू ओ, क्यू ए क्यू ओ ओवर ये वाला डिस्टेंस, बीच वाला डिस्टेंस कितना था 0.1, तो 0.1 स्क्वायर,
प्लस यहाँ से के क्यू ए क्यू ओ और 0.1, बस हो गया सिंपल। और तो कुछ बचा नहीं है, देखो सारी वैल्यू आप रख सकते हो, उसके अलावा सारी वैल्यू तो पता ही आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ज़रा ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है एक सिस्टम है जिसके दो चार्ज है क्यू ए एंड क्यू बी, ठीक है, विच आर लोकेटेड एट द टू पोजिशन। अच्छा, इसमें पोजीशन दे रखा है आपको और इस पोजीशन से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने देखा है इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में किया जाता है। क्वेश्चंस इजी होते ही हैं वैसे भी, लेकिन बस क्या है, तरीका समझना है आपको। जैसे देखो हमने क्वेश्चंस को जो भी किया है यहाँ पे, सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ा है, जो भी गिवन चीज़ें थी उसको हमने अप्लाई किया बस, और जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता था वो आपने अप्लाई किया, कुछ और तो किया नहीं आपने। मुझे उम्मीद है आपको इससे समझने में आसानी होगी कि आप कैसे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 पे बात कर रहे थे। एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसके दो चार्ज दे रखे हैं। एक क्यू ए दे रखा है जिसका चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। क्यू बी दूसरा चार्ज है जिसका चार्ज दे रखा है 2 ये माइनस में है, माइनस में 2.5 है इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, आगे लोकेटेड। अच्छा, इनका पोजीशन दे रखा है, ये कहाँ लोकेटेड है, 0 0 -15 सेंटीमीटर। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है 0 0 +15 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ठीक है, चलो व्हाट आर द टोटल चार्ज, क्या निकालना है आपको, टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। आगे और पूछा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम किससे लिखते हैं, पी से। पी निकालना है, बस बात खत्म। आओ समझते हैं, इससे ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। यही समझा दूँ, देखो देखो भैया, पहले आप एक्सिस बना लो, क्योंकि एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्सिस बनाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ एक्स वाई जेड आप बनाते हो ना, जैसे बना लिया। ये थोड़ा ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, 1 मिनट। हाँ ठीक है, फिर से बनाते हैं। हाँ अब ठीक है, ठीक है। चलो, बचपन से आदत है ये एक्स लेने की, इसको वाई और इसको जेड लेने की, लेकिन नहीं, कई बार आपको अलग अलग मिलेगा। ये वाई, ये एक्स और ये जेड मिल जाता है, ये एक्स मिल जाता है, ये जेड मिल जाता है, कई अलग अलग है, बट तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसके याद रखो। चलो अब आगे समझो, पहले लोकेशन समझते हैं। एक्स और वाई, ये एक्स, ये वाई और ये जेड हमने मान लिया, ठीक है। एक्स 0 वाई 0 जेड -15, एक्स 0 वाई 0 जेड +15। अब समझो, ये प्लस जेड एक्सिस है, तो माइनस वाला कहाँ मिलेगा, इसके ठीक पीछे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं पे है ना, माइनस जेड इसके कहीं पीछे होगा भाई, अपोजिट वाले साइड में। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है इसका, ठीक है, एक्सिस पे कोई पॉइंट है, याद रखना। इस प्लेन में मत समझ लेना, एक्स वाई प्लेन में नहीं है ये पॉइंट, ठीक है। ये इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस एक्सिस पे वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, जो माइनस जेड एक्सिस में है। और माइनस जेड एक्सिस पे पॉइंट कौन सा है, ज़रा देखो, माइनस जेड एक्सिस वाला कहाँ गया, ये है, -15 है। यानी कि पॉइंट कितना है, -15। और डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन वाला देख लो, ये ओरिजिन से कितना, यहाँ आपने ले लिया -15। आई बात समझ में, ये -15 हो गया। जब आप इसके इस तरफ आओगे राइट हैंड साइड में, तो ये +15 बोला गया, तो यहाँ पे आपने रख दिया ये +15, ठीक है, समझना। तो एक डिस्टेंस आपको मिल चुका है, ओरिजिन से ये +15 और ये मिल चुका है ओरिजिन से ये -15। भाई दोनों के दोनों जो हमारे डिस्टेंस है, ये माइनस प्लस जो भी है तो 15 ना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है डिस्टेंस में। अब समझो, इस पे चार्ज कितना रखा गया है, प्लस वाले पे चार्ज कौन सा रखा गया, क्यू बी। इस पे क्यू बी रखा गया है, इस पे चार्ज कौन सा रखा गया है, क्यू ए रखा गया है। तो क्या ये आपको डाइपोल की तरह नहीं दिख रहा है, इट इज़ लुकिंग लाइक अ डाइपोल। देखो क्यू ए एंड क्यू बी, 2 चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेंस, और ये डाइपोल का मिड पॉइंट हो गया, सेंटर। तो टोटल चार्ज पहले पूछा गया, ये तो मेरे ख्याल से 0, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, नेट चार्ज विल बी 0। क्यों, डाइपोल में नेट चार्ज 0 नहीं होता, हद हो गई है भाई। क्यू ए प्लस क्यू बी दोनों ऐड कर दो, नेट चार्ज 0 तो होना ही है, नेट फील्ड 0 नहीं होता बेटा, समझे। आओ अब डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो P की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है Q × 2A, 2L 2A कुछ भी, 2A 2L जो भी डिस्टेंस होता था ना चार्ज के बीच का, बस इतना याद रखो। अब समझो,
क्यू मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड क्यू ए हो या क्यू बी हो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। लुक एट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज सेम, तभी डायपोल बन सकता है। तो आपने तुरंत बना दिया 2.5 10⁻⁻⁷ डायपोल आपने ले लिया। क्यू 2a कितना लेंगे यहाँ पे आपको समझना होता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो बेटा मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से ओरिजिन से 15, ओरिजिन से 15, टोटल कितना 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, कितना आएगा 0.3 मीटर, तो ये 0.3 आंसर कैलकुलेट कर देना, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से समझो, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। कितने क्वेश्चन है पता नहीं, देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अभी तो हम लोग 9th हो चुके हैं, 10th पे हैं, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, जिसका डायपोल मोमेंट दे रखा है आपको 4 × 10⁻⁹, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक है चल रहा है। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट गिवन है। तो डायपोल मोमेंट मतलब P गिवन है, कितना गिवन है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, डायपोल मोमेंट की यूनिट कूलम मीटर, ठीक है। इज अलाइंड एट 30 डिग्री, कितने एंगल पे बन रहा है 30 डिग्री के साथ अलाइंड है। किसके साथ अलाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। जिसका फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है आपको, यूनिफॉर्म है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे भी आप निकाल सकते हो इसको। चलो देखते हैं जरा कैसे बेटा, 1 मिनट। हाँ देखो, तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक। ये आपका डायपोल है, डायपोल मोमेंट जिसका हमने मान लिया, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में लगते हो तो ये इसको अलाइन करता है ना अपने डायरेक्शन में, ये इधर जाता है, याद करो टॉर्क लगता है। तो इस टॉर्क की वैल्यू आपको निकालनी है, जिसकी वैल्यू होती क्या है, तो एक्चुअल में होती है PE sin थीटा। बस P आपको दे रखा है, देखो E दे रखा है, sin थीटा 30 रख के निकाल लेना, तो बहुत ईजी निकाल लोगे। चलो आगे समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है, इन क्वेश्चन नंबर 11 अ पॉलीथीन पीस ऑफ पॉलीथीन है रफ्ड विथ वुल। तो देखना आपको कहा गया है ये पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन है, देखना पॉलीथीन है, आपने किसके साथ रफ किया, वुल के साथ, तो ये वुल हो गया, वुलन कोई है मान लो वुल। इज फाउंड हैव अ नेगेटिव चार्ज, अ पॉलीथीन पीस रफ्ड विथ वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, यानी किसके साथ नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉलीथीन के पास आ रहा है। जब आपने इन दोनों को रब किया तो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वुल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। भाई पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वुल पे पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ओके। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा चार्ज कितना है ये भी दे रखा है। द पॉलीथीन हैव नेगेटिव चार्ज, पीस ऑफ पॉलीथीन रब विद द वुल फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, piece of polythene rubbed with the wool found to have a negative charge which is given as 3 × 10⁻⁷ कूलम। इतना अमाउंट ऑफ चार्ज इसके पास आ रहा है रब करने के बाद। तो बोला गया है बेटा यहाँ से कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं और कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। पहले चीज़ तो ये समझो पॉलीथीन नेगेटिव हुआ है तो चार्ज ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हुआ है ये तो हम यहीं से समझ जाएंगे। देखो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा वो खुद को प्लस बनाएगा और जो लेगा वो नेगेटिव बनाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, आई बस समझ में। तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये तभी तो नेगेटिव बनेगा। बात क्लियर हो गई। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तो हमने मान लिया कि Ne इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, Ne इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, जिसकी वजह से चार्ज कितना आ गया है, इतना चार्ज आ चुका है, जिसको हमने मान लिया क्या है, ये Q है, ठीक। अब आपके पास क्वांटाइजेशन है कि Q = N × E। आपको नंबर ऑफ चार्ज पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो N = Q/E, N = Q/E। Q आपको पता है, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो ये आप रख सकते हो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। भाई यही तो होता है मेरे ख्याल से, ठीक है।
डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। जब n निकालते हो तो नंबर कभी भी अप्रॉक्सीमेशन में आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, ये तो था पहला वाला पार्ट, ठीक है। इसके ए वाले में, बी वाले में कहा गया, इसके बी में इज़ देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। देखो, वुल टू पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था, ये हमने देख लिया, लेकिन क्या यहाँ पे मास भी ट्रांसफ़र हो गया, ये बी वाले में बताना है। तो बिल्कुल, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ उसका मास भी तो ट्रांसफ़र हो रहा है ना। तो आपको बताना है कि क्या यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो मास भी ट्रांसफ़र कर रहा था। तो बिल्कुल ये मास को भी ट्रांसफ़र करता है। हालांकि ये नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मास होता है चार्ज का, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कितना होता है 9.1 10⁻³ kg। भाई इतना मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हमने लिखा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इतना होता है। आपसे पूछा गया है कि कितना मास ट्रांसफ़र होगा, कहाँ से कहाँ, वुल टू पॉलीथीन। वुल टू पॉलीथीन पहले हमने देखा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, n, तो n आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो n इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, तो n टाइम्स me कर देंगे। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n टाइम्स me, टोटल मास ट्रांसफ़र कितना यहाँ पे होगा, दिस इज़ द टोटल ट्रांसफ़र मास, टोटल ट्रांसफ़र ऑफ मास, टोटल ट्रांसफ़र ऑफ मास कितना होगा, n टाइम्स me हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा लॉजिक था, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, अभी तक देख लिया हमने, कितने क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। ज़रा देखिए, वीडियो की लेंथ ज़्यादा तो नहीं हो गई बेटा, वीडियो की लेंथ भी देखनी ज़रूरी है, भी चल सकता है थोड़ा, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो, 12 पे जब आप आओगे तो 12 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर है। समझना, इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर है। देखो, पहले कहा गया है आपको इंसुलेटेड है, ये सब सारे वर्ड का भी मतलब समझना जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन जब आप रीडिंग करते हो, इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, इंसुलेटेड ए और बी, स्फीयर, ठीक है। आगे समझो, हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। इनके सेंटर से डिस्टेंस, हमेशा हमने बताया था ना, सेंटर से डिस्टेंस कितना है, सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे समझो, what is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। यानी अगर आप दोनों पे चार्ज दे रहे हो, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हो, 6.5 10⁻⁷ और 6.5 × 10⁻⁷, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन तो आएगा ही ना, यही तो पूछा गया है। व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स of repulsion, electrostatic repulsion, if the charge on each sphere is this much। यानी ये दोनों पे चार्ज होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हो बेटा, और दोनों पे आप प्लस दे रहे हो, तो रिपल्सन तो आएगा ही, है ना, रिपल्सन तो आएगा ही आएगा। तो फोर्स कितना आ जाएगा, K आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। Q1 Q2 दोनों सेम है, तो Q स्क्वायर कर दिया, ये Q आपको पता ही है, R आपको पता ही, यहाँ से 50 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज कर लेना 0.5, तो R स्क्वायर, ये भी तो आपको पता ही है। अब बताओ क्या चीज़ इसमें नहीं पता, ठीक। आगे समझो, द रेडियस ऑफ A एंड B आर नेग्लिजिबल, इसमें लिखा हुआ है कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ये कुछ नहीं है, मतलब बताने का मतलब ये है, ऐसा मान लिया गया है कि आप इसके रेडियस R को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब ये जो रेडियस है स्फीयर का, इसको इग्नोर कर दे कंपैरिजन टू इनके बीच के सेपरेशन के, इसीलिए इसको एक पॉइंट चार्ज भी आप मान सकते हो, ठीक। फॉर्मूला यही है और कुछ नहीं करना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है भाई। 13 नंबर पे आ जाते हैं। जरा देखो, जितना जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को समझ लेंगे उतना आसानी है, आपको बस प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। अब नए चैप्टर भी हमें शुरू करना है, चैप्टर 2, ठीक है। अभी इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहे हैं बेटा, कुछ दिनों बाद हम जब फ्री हो जाएंगे तो आपके लिए 2-2 वीडियो पर डे लेकर आएंगे, ठीक है। सिलेबस की टेंशन ना लो, मैं सिलेबस जो है टाइम के साथ कवर कर लूँगा, ठीक है। चलो, तो 12 हो चुका है, कमिंग टू 13 नंबर। 13 नंबर में आपसे कहा गया है यहाँ से, सपोज द स्फीयर A एंड B। अच्छा, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, इसलिए अच्छा वो इरेज नहीं किया मैंने, देखो इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड लिखा है इसमें। सपोज स्फीयर
A and B of exercise 12 ये वाला 1.12 हैव आइडेंटिकल साइज। अच्छा साइज आइडेंटिकल है भाई, हमने मान लिया, ठीक है। इन दोनों स्फेयर के साइज हमने क्या मान लिया, आइडेंटिकल साइज है। समझना, आइडेंटिकल साइज है मतलब सेम साइज है, ठीक है, मान लिया हमने। आगे समझो, आइडेंटिकल साइज। अ थर्ड स्फेयर ऑफ द सेम साइज। लो अब ये तीसरा स्फेयर आ गया। तो पहले तो आपने 2 रखे थे, तीसरा स्फेयर आ गया, मान लो C। थर्ड स्फेयर ये कौन सा है, थर्ड स्फेयर, ठीक है, ऑफ सेम साइज। तो भाई वो भी सेम साइज, ये आइडेंटिकल साइज होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अनचार्ज है। आइडेंटिकल साइज, अ थर्ड स्फेयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज बॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। तो ये अनचार्ज है, ठीक है भाई। कहानी को समझते हैं बेटा, यहाँ पे बड़ी मज़ेदार कहानी होने वाली है, ठीक है। इसको आप क्यों मान लो, ठीक है, दोनों पे चार्जेस क्यों थे ना, मान लिया आपने। अब पूरा का पूरा कहानी समझना। एक लाइन और बचा है, स्टेटमेंट पूरा पढ़ ले फिर समझते हैं। लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट इट ब्रॉड इट अनचार्ज इट बॉट, हाँ ठीक है, इट ब्रॉट नियर टू द चार्ज ए, स्फेयर ए विथ इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। उसके बाद देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड चार्ज बी, फिर उसके बाद इसके साथ कॉन्टेक्ट में ला रहा है। एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और फिर दोनों से हटा दिया हमने। अब वहाँ पे नया फोर्स ऑफ रिपल्सन ए और बी के बीच में क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, समझते हैं। देखो, तो पहले आपने कहा इस सी को ए के साथ ले आओ, कॉन्टेक्ट में हमने रख दिया। ए पे चार्ज कितना था, क्यू था। अब इस क्यू ने क्या कहा, दोनों को डिवाइड कर दिया इक्वली, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब इसका हटा दिया हमने, ए को अलग रख दिया। ये ए है हमारे पास, Q/2 है, इसको हटा के हमने अलग रख दिया। लेकिन सी को अभी भी अलग नहीं रखना है, सी को फिर बी के साथ लेके जाना है। तो अब दूसरी बार आप कहोगे कि सर सी को अब बी के पास लेके जाओ, लेकिन सी के पास अब चार्ज Q/2 आ चुका है। अब सी के साथ Q/2 आ चुका है, लेकिन बी के पास क्या है चार्ज, तो Q भी था अभी भी, क्योंकि बी तो अभी रखना ही था टच में। ए के पास रखा था तो Q/2 निकल गया, चार्ज Q/2 बच गया, ठीक है। अब इतना चार्ज बचा तो इसका हाफ दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। भाई Q/2 सी पे था, इसकी वजह से पहले कांटेक्ट में आया, तब उसको हमने रख दिया बी के पास, बी पे Q चार्ज है। अब ये दोनों मिल के चार्ज जितना भी आएगा उनका हाफ दोनों पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था। जैसे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 3, 3Q/2 और 2 4। देखो 3Q/4, यानी 3Q/4 इस पे आ जाएगा और 3Q/4 इस पे आ जाएगा। आया बात समझ में। अब उसके बाद अब इस B को हटा के अब हम B को अलग लिख देंगे, और अब B का चार्ज हम कितना लिखेंगे, अब B का चार्ज हम लिखेंगे 3Q/4। आई बात समझ में। तो अब इनके बीच में बोला है कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा। डिस्टेंस अभी भी वही है, 0.5 मीटर है, क्योंकि हमने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दिया था। अब इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है। बताओ बेटा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। चार्ज C जो है, स्फेयर C जो है वो अनचार्ज है। इसको आप पहले A के साथ कनेक्ट में रखोगे तो A पे चार्ज Q था, A पे चार्ज कितना था, Q था। Q दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक। A को फिर हमने हटा के अलग रख दिया। फिर C को B के साथ रखेंगे। C पे Q/2 था, B पे Q था, दोनों का सम करके डिवाइड 2 करेंगे तो इतना चार्ज दोनों पे इक्वली डिवाइड हो गया। अब इसमें से C को फिर हटा देंगे, B को अलग रख देंगे। अब A और B को एक साथ फिर रखना है और फिर से इनके बीच का फोर्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स ऑफ रिपल्सन जब आप निकालोगे तो यहाँ से फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या आएगा, यहाँ से आएगा फोर्स, आप निकालोगे बेटा फोर्स इक्वल्स टू, देखो सब कुछ सेम है, K सेम ही है, Q और Q, तो Q² तो होगा ही होगा। कितने टाइम्स होगा ये देखो, 3Q² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3Q², नीचे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा, नहीं होगा बताओ, नहीं समझे। अरे भाई Q और Q² 3 2 4 जा 8, सही तो है, ठीक। डिवाइड बाई R, डिस्टेंस तो वही है 0.5²। तो डिफरेंस कितने का आया, पहले Q²/R² था, अब कितना है, अब 3/8 टाइम्स है कि Q²/R²। डिफरेंस ये है 3/8 का है। कितने का डिफरेंस आया, 3/8 का आ गया रेशियो में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ तक समझ लेना था आपको। ये एग्जाम्पल नंबर 13 था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और कितने क्वेश्चन बच गए हैं ज़रा देख लो बेटा एक बार। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस ये भी है, और अगर आप क्वेश्चंस है भी तो
तो मुझे लगता है आपको कुछ क्वेश्चंस और आपको खुद लगाने चाहिए। जो नहीं आएगा आपको अलग से बता सकते हो मुझे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। मुझे अब तक टाइम काफ़ी हो चुका है। ठीक है, ऐसा करते हैं बेटा, यहाँ तक इस वीडियो में रहने देते हैं। इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।